बस 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 बस। आदर अदाब अभिनंदन आभार। मैं अमिताभ बच्चन आप सबका स्वागत करता हूँ। जानदार धनदार शानदार कौन बनेगा करोड़पति। देवियों सजनों बहुत बहुत धन्यवाद। देवियों सजनों, देखिए ऊपर वाले ने दुनिया में हर चीज बराबर की दी है। अगर अंधेरा है तो उजाला भी है, दुख है तो सुख भी है, और अगर बुराई है तो अच्छाई भी है। हम दुनिया से अंधेरे और दुख को तो नहीं मिटा सकते, लेकिन बुराई को जरूर मिटा सकते हैं। बस हमें जरूरत है रूपेन शर्मा जी जैसे लोगों की। ये ना सिर्फ अपराधियों को सजा देते हैं, बल्कि उनकी सोच बदलकर उन्हें दोबारा जीने की वजह भी देते हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत डायरेक्टर जनरल प्रिजन्स नागालैंड रूपेन शर्मा जी के लिए। मैं जनता को बताना चाहता हूं कि रूपेन शर्मा जी हमारे कल के रोल ओवर कंटेस्टेंट हैं। कल इन्होंने बिना किसी लाइफलाइन की मदद के 20,000 रुपये जीत लिए थे। रूपेन जी, ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज आप हमारे साथ हैं। एक बार फिर हम सब की ओर से एक बार फिर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम। थैंक यू। रूपेन जी अपनी पत्नी को साथ में लाए हुए हैं। एक बार फिर प्रणाम करता हूं आपको। और विनीता जी, एक बार फिर स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई थी आपने रूपेन जी जब आपसे मुलाकात हुई थी। और सबसे अच्छी बात जो लगी वो ये कि आपको लगा कि जिनको आप गिरफ्तार करते हैं और जेल में डालते हैं और उनकी देखरेख करते हैं, आपको लगा कि मान लीजिए किसी ने किसी की हत्या कर दी, तो वो घर का एक अकेला वो प्राणी होता है जो घर के लिए कमाई कर रहा है। वो अगर जेल चला जाता है तो परिवार का क्या होता है। ये सोच आपने अपने मन में रखी और ऐसा आपने एक प्रावधान किया, वहाँ पर एक ऐसा सिस्टम बनाया कि जितने भी कैदी हैं वो कुछ न कुछ ऐसा काम करें जो कि समाज के लिए उसका इस्तेमाल भी हो सके और उसमें से आधी कमाई जो है वो उसके परिवार को जा सके। ये बहुत ही अच्छी बात आपने बताई हमें। सर, हम डेली कुछ ना कुछ कोशिश करते रहते हैं। हाल ही में हम एक कार्यक्रम लॉन्च करने वाले हैं जिसमें स्किल डेवलपमेंट करने वाले हैं जेल में कैदियों के लिए। तो स्किल डेवलपमेंट में हम अपैरल मैन्युफैक्चरिंग के लिए 60 कैदियों को ट्रेनिंग देने वाले हैं जी। पर हमने सोचा कि अगर हम 60 आदमी को ट्रेनिंग देंगे तो परिवार जो उन पर निर्भर हैं उनके लिए हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अब ये प्लान किया जा रहा है कि 7 से 8 आदमी कैदी जो हमारी जेल में हैं उनके परिवार वाले जो बाहर हैं उनको भी उस कार्यक्रम में शामिल कर सकें, ताकि जो मेजरमेंट ऑफ क्लोथिंग वगैरह जो है वो हम बाहर से ले सकें आउटसोर्स करने की तरह, और मैन्युफैक्चरिंग हम जेल के अंदर कर सकें। ओह अच्छा, ये तो इस बहुत तरह अच्छी से बात है। दोनों तरफ से हम सिस्टम को इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं। वाह क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। सर, एक व्यक्तिगत बात पूछने जा रहा हूँ आपसे। जी सर। सर, हमारी जो कंप्यूटर जी हैं ये बहुत सारा इन्फॉर्मेशन अपने साथ रखते हैं और ये हमको सूचना दे रहे हैं कि आपने एक बहुत ही खौफनाक वांटेड टेररिस्ट को पकड़ा था। उसके बारे में आप कुछ बताएंगे? मैंने 92 में सर्विस ज्वाइन की और उसके कुछ ही दिन के बाद बॉम्बे ब्लास्ट हुए। जी मैं तब एडी इंटरपोल सीबीआई में पोस्टेड था। जी। तो सीबीआई का एक विंग है जिसको इंटरपोल विंग कहा जाता है, जो कि अन्य देशों के साथ कोऑर्डिनेशन करता है इंटरपोल के साथ। जी। उसका एक कुख्यात अपराधी था अबू सालेम जी। जिसके खिलाफ सीबीआई और बॉम्बे पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की थी, पर वो आदमी और भी अन्य उसके साथियों के साथ भारत से फरार था। तो हमने शॉर्टलिस्ट किया कि हम किन लोगों को पकड़ा जा सकता है या जिनके ऊपर हम काम कर सकते हैं। तो हमारी इन्फॉर्मेशन बहुत डिफ्यूज्ड थी। तो हमने जब उसको पकड़ने की कोशिश की तो बहुत सफलता हाथ नहीं मिली। फिर हमने अन्य स्टेट से बात करके उसका डाटा अपडेट कराया। बहुत से क्रिमिनल्स, उस समय पुराने ज़माने की बात है, जबकि जनता को अगर कुछ लोग अगर याद करें कि उस समय जितने कागज़ पासपोर्ट वगैरह के लिए सबमिट होते थे वो सब हार्ड कॉपीज़ थी, सॉफ्ट कॉपीज़ नहीं थी। तो डाटाबेस बहुत पुराना बहुत वीक रहा करता था। तो क्रिमिनल्स एक से ज़्यादा पासपोर्ट लेकर भारत से फ़रार हो जाते थे और अन्य दूसरे लोगों के नाम पे भी पासपोर्ट लेके फ़रार हो जाते थे।
तो अगर रुपेन शर्मा ने अमिताभ बच्चन जी के नाम से पासपोर्ट इशू करवा लिया और हम क्रिमिनल हैं, तो अमिताभ बच्चन को ही ढूंढा जाएगा, वो पता नहीं लगेगा कि रुपेन शर्मा कहाँ गए। तो इस तरह से ये लोग, बहुत से लोग थे जो भागे रहते थे। उसकी छोटी छोटी एक एक लीड जो उसके बारे में मिलती थी, हम उसको छोटी, हमने 4-5 लोगों की टीम बनाई, उसको फॉलो करते थे। तो सडनली 2002 की बात है कि हमें एक ईमेल आया कि अबू सालेम, एक व्यक्ति जिसका नाम दानिश बेग है और उसके साथ उसकी साथीनी है जिसका नाम फौजिया उस्मान है, ये शायद आपके क्रिमिनल अबू सालेम हो सकते हैं और ये लोग पोर्चुगल में हैं और पोर्चुगल से नॉर्वे और फिर नॉर्वे से कनाडा भागेंगे। तो जब ये इन्फॉर्मेशन मिली, हमने ज़रा सा असेस किया तो इमीडिएट लिंक ये लगा कि मोनिका बेदी जो थी वो उनके पेरेंट्स नॉर्वे के थे, तो कुछ उसमें लगा कि ये बात सही है, ईमेल जो है वो ट्रेस की जा सकती है। तो हमने एक टीम लगाई, वो ईमेल जो थी अलग अलग जगह से आई थी, मंगवाई। जब उस ईमेल को हमने ट्रेस किया तो हमें पता लगा कि ये वो ईमेल पोर्चुगल से आई थी। तो जब वो ईमेल पोर्चुगल से आई तो हमने पोर्चुगल में इंटरपोल से कांटेक्ट किया, उसे कहा कि ये आदमी आपके यहाँ होगा, चेक कीजिए। तो आहिस्ता आहिस्ता ये लोग उसके बारे में चेक करते रहे। फिर उन्होंने कहा कि डेथ पेनल्टी के एश्योरेंस चाहिए। तो किसी स्टेज पे जब उन्होंने कहा कि डेथ पेनल्टी की और 25 इयर्स की हमें एश्योरेंस चाहिए कि ये सज़ा इसे नहीं दी जाएगी, तब मेरे मन में ये 100% श्योर हो गया था कि ये आदमी वही है। अन्यथा ये हमसे ये एश्योरेंस की बात पोर्चुगीज़ गवर्नमेंट नहीं करती। तो हमने जैसे कैसे वो एश्योरेंस दी। तो एक दिन सुबह ऑफिस में आए तो पता लगा कि अबू सालेम हैज़ बीन अरेस्टेड। उस दिन जो खुशी हमें मिली वो उसका ठिकाना नहीं था। और शायद कुछ कार्रवाई चल रही है उनको वहाँ से पोर्चुगल से भारत लाने के लिए। हाँ सर, आजकल उसके कार्रवाई चल रही है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि उसे हमें लाने के लिए एश्योरेंस देनी पड़ी थी कि उसे 25 साल की सज़ा नहीं, इससे ज़्यादा की सज़ा नहीं दी जाएगी या डेथ पेनल्टी नहीं दी जाएगी। तो इनिशियली उस स्टेज पे मैं जनता के लिए, सबके लिए ये समझाना चाहता हूँ, बहुत से लोग इस विषय में नहीं जानते हैं। तो कुछ लोगों ने ये कहा नहीं नहीं, डेथ की पेनल्टी तो देनी ही पड़ेगी, वो टेररिस्ट है। तो हमने सिर्फ एक सवाल पूछा, आपको अबू सालेम चाहिए कि नहीं? तो सबका उसका जवाब यही था, चाहिए। चाहिए तो आपको एश्योरेंस देना पड़ेगा। तो वो दिया एश्योरेंस, अबू सालेम यहाँ आया, अब वो यहाँ है। इस क्रिमिनल के बारे में या इस व्यक्ति के बारे में और इस घटना से एक चीज़ तो ये क्लियर है कि कोई भी क्रिमिनल चाहे कितना भी काम कर ले, द लॉ विल ऑलवेज कैच अप विद। तो हमें सबको कोशिश करनी चाहिए कि अपने, हमारे यहाँ के जो इंडियन क्रिमिनल्स हैं जो अब्रॉड है, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, किसी के पास कोई क्लू हो, कोई इन्फॉर्मेशन हो तो पुलिस के साथ शेयर कीजिए, या जो आपके पास नियरेस्ट कोई आपका जान पहचान का है जो उसको चैनलाइज कर सकता हो, उसके साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सर। एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। ये सब प्रॉब्लम्स जब अबू सालेम की और एक्स्ट्राडिशन की हुई तो मैं एकमात्र ऐसा ऑफिसर हूँ आईपीएस ऑफिसर्स में से या पुलिस ऑफिसर्स ने जिससे सारी प्रोसेस ये पता है। तो मैंने एक इस पे एक्स्ट्राडिशन के ऊपर बुक लिखी है जो भारत में मात्र एक बुक है, तो मैं उसकी एक प्रति आपको भेंट करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच सर। Very honest, sir. Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you. All right. बहुत अच्छी अच्छी बातें बता दी आपने, बहुत सी ऐसी जानकारी जो आम जनता को मालूम नहीं थी, उसके बारे में आपने हम सबको ज्ञान दिया है। अब कुछ चीज़ें आपको बता दें सर। एक तो ये डीजे बाबू जो है ये शांत हो जाएंगे। अब आपके पास समय मिलेगा प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए। यहाँ पर हमारा जो 17वां प्रश्न है, तिलिस्मी तिजोरी का द्वार खुल जाता है। 17वां प्रश्न 7.5 करोड़ रुपए। साथ ही साथ 15वें प्रश्न पे जो हमारा धन अमृत पड़ाव है 75 लाख रुपए का, वो भी अब यहां पर अंकित हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न है, मूल्य 6,40,000 रुपए। 11वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस भारतीय लेखक या लेखिका की मां राज्य उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली
पहली महिला थी? Which Indian author's mother was the first woman to become a chief justice of a state high court? A. अमिताभ घोष, B. समित बासु, C. विक्रम सेठ, D. अशोक बैंकर। सर ये मिसेस लीला सेठ थी, जी और ये अगर मुझे ठीक याद है तो ये मेरी होम स्टेट हिमाचल प्रदेश की चीफ जस्टिस बनी थी। जी जी जी। तो इसका करेक्ट आंसर विक्रम सेठ रहेगा। ऑलराइट, तो विक्रम सेठ सी को लॉक कर दिया जाए। विक्रम सेठ सी पे कह रहे हैं, ताला लगा दिया जाए। वेल प्लेड सर, इज द राइट आंसर। लीला सेठ, जैसे कि आप कह रहे थे, विक्रम सेठ की माताश्री हैं। विक्रम सेठ अपनी किताब अ सूटेबल बॉय के लिए बहुत ही बहुत फेमस। प्रसिद्ध हुए हैं। लीला सेठ दिल्ली हाई कोर्ट में पहली महिला जज थी। बाद में 91-92 तक वो हिमाचल प्रदेश, जैसा कि आप कह रहे थे, हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस वो रही।